नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं हर्षदा सावंत एंड वेलकम टू आवाज एंटरप्रेन्योर, आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो, जहां हर हफ्ते हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े आइडियाज और साथ ही खास मुद्दों की। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम पिछले कुछ सालों में विश्व में सबसे मजबूत स्टार्टअप इकोनॉमी के तौर पर उभरा है और देश के 108 यूनिकॉर्न्स भारत की बढ़ती आकांक्षाओं का एक छोटा सा उदाहरण है। लेकिन हाल ही में ये इकोसिस्टम एक बहुत ही पेचीदा मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। इसे अब ग्लोबल मंदी की आहट का डर कहें या फिर इन स्टार्टअप्स में लगने वाले पैसे में आ रहा धीमापन, बड़ी सी बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनी कर रही हैं और ये संकेत अच्छा नहीं है। ऐसे में अब तक अपने पैरों पर खुद खड़े हुए स्टार्टअप जगत को शायद सरकार की तरफ से कुछ ऐसे पॉलिसी एक्शन की जरूरत है जो उनके बिजनेस को ना सिर्फ बढ़ावा देगा बल्कि इस सेक्टर में पैसा लगाने वाले निवेशकों को कुछ राहत भी देगा। आज आवाज एंटरप्रेन्योर में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स बजट 2023 से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। मेरे साथ है ओराइस वेंचर पार्टनर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजीव सूरी, देश के सबसे बड़े गिग वर्क प्लेटफॉर्म अविग्न के फाउंडर गुरप्रीत सिंह और एग्री टेक स्टार्टअप एगनेक्स टेक्नोलॉजीज के सीईओ और फाउंडर तरनजीत सिंह भामरा। आप तीनों का ही स्वागत है। और तीन अलग अलग लोगों से हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों से हमें पल्स मिलेगा कि एग्जैक्टली भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम इस बजट से क्या उम्मीद कर रहा है। आपने इंट्रोडक्शन सुना है राजीव, जहां पर अच्छी खासी तेजी में इस इकोसिस्टम रहा है एंड वी आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट थ्राइविंग इकोसिस्टम्स। लेकिन हाल ही में जो फंडिंग में कमी आई, बड़े पैमाने पर छटनी हुई है, परहैप्स इट्स रिलेटेड टू द वेस्ट कि ग्लोबल मार्केट्स में मंदी का डर है, तो यहाँ पर लोग पहले से ही कोर्स करेक्शन में आ गए हैं। बहुत ही ट्रिकी टाइम है। इस एनवायरनमेंट में जो मायूसी छाई हुई है, क्या आपको लग रहा है वित्त मंत्री से कुछ उम्मीद स्पेशली करनी चाहिए कि थोड़ी सी रौनक आए, कुछ ऐसी खबरें आए ताकि एंटरप्रेन्योर्स को सांत्वना मिले कि नहीं, थिंग्स आर नॉट एज बैड इन द इंडियन इकोनॉमी एंड द ग्लोब मे बी इन ट्रबल बट वी विल स्टिल थ्राइव? बहुत शुक्रिया हर्षदा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ऑब्वियसली ग्लोबली थोड़ा मंदी जो है वो शायद फैलने की संभावना दिख रही है, भारत में भी, राइट। वैसे अभी तक मंदी उतनी फैली नहीं है इंडिया में जितना कि भारत के बाहर जो हो रहा है, राइट, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया चीज है, राइट। उसका तात्पर्य ये बनता है कि बेसिकली भारत में बहुत सी चीजें ऐसी चल रही हैं जो एक्चुअली काफी पॉजिटिव हैं फ्रॉम अ इकोनॉमी एंड अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव। तो उसको हमें मान में रखते हुए ये 3-4 प्रपोजल्स मैं बता रहा हूँ। पहली बात यह है कि भारत जब अभी हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम आगे बढ़ रहे हैं 10 ट्रिलियन की, 15 ट्रिलियन की तरफ। तो एक चीज तो हमें ये करना पड़ेगा ही कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अभी अगर आप इंडिया की लिस्टेड मार्केट को देखें तो 6,900 कंपनियां हैं। उसके सामने अगर अमेरिका को कंपेयर करिए तो लगभग 60,000 कंपनियां वहां पे जो लिस्टेड है, राइट। तो हमारी अभी जर्नी ये रहनी चाहिए कि बेसिकली प्राइवेट कंपनियों को, नए नए कंपनियों को बनाए जो नई नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खड़ा करे और उसको पब्लिक को और सामने पेश करे और उसके बाद उनको लिस्ट करे। वही कहानी होनी चाहिए हमारी भी आगे बढ़ते हुए, राइट। उसको मन में रखते हुए हमने ये जो डिस्टॉर्शंस है अभी मार्केट में, उन डिस्टॉर्शंस को कम करने के प्रति हम 2-3 सुझाव देना चाहेंगे। सबसे पहला सुझाव यह है कि अगर आप ये टैक्स स्ट्रक्चर अभी देखें तो टैक्स स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इस पे प्रभावित है कि पब्लिक कंपनियों को फेवर करती हैं। बेसिकली इन्वेस्टर मनी जो है पब्लिक कंपनियों की तरफ जाती है। अगर आप कैपिटल गेन्स की तरफ देखें, आप होल्डिंग पीरियड्स ऑफ कैपिटल गेन्स की तरफ देखें, तो वो सब थोड़ा पब्लिक कंपनियों को फेवर करती है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि बहुत एसेट क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है। रियल एस्टेट को अलग से ट्रीट करेंगे, प्राइवेट कंपनियों को अलग से ट्रीट करेंगे, बॉन्ड्स को अलग से ट्रीट करेंगे। तो इसका तात्पर्य ये हो जाता है थोड़ा बहुत खिचड़ी टाइप की बन जाती है यहाँ पे, और वो खिचड़ी को हमने सुझाव सिंप्लीफाई करना है और इन्वेस्टर को ये बताना है कि यार कोई भी चीज में लगाओ, अगर एसेट बढ़ेगा तो आपको टैक्स के बारे में सोचे बगैर आपका रिटर्न्स आएगा, राइट। वो इंपॉर्टेंट चीज है। वो पहला सुझाव है हमारा। उसमें बहुत सी बात हो चुकी है, मैं उसके नीचे अगर आप घुसना चाहेंगी तो घुसूंगा, मगर अभी तो हाई लेवल पे मैं रखूंगा। वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं जो इस समय जो भी प्रावधान आए हैं वो पब्लिक मार्केट को फोकस में रख के आए हैं। अब प्राइवेट अनलिस्टेड स्पेस के बारे में भी काफी कॉन्शियसली सोचना चाहिए। दैट्स अ फेयर पॉइंट। आगे के पॉइंटर्स पर मैं आऊंगी राजीव आपके पास,
ये जो इस समय स्लो डाउन का डर है, और ये स्लो डाउन का डर अच्छा खासा हमने कंपनी के नतीजों में भी देखा है। तरनजीत, प्लीज हमें बताइए कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन है कैसी। बड़ी सी बड़ी एफएमसीजी कंपनी हो, बड़ी सी बड़ी ऑटो कंपनी हो, वो कहते हैं रूरल इकोनॉमी में पिकअप नहीं है। आप भी क्या यही स्थिति विटनेस कर रहे हैं? और इस इकोनॉमी को फ्यूल करने के लिए आपको लग रहा है कुछ बड़ा एक्शन आ सकता है या जरूरत है? आई थिंक ये कुछ मायनों में सही है। ऑब्वियसली few of our services to the west will get affected, बट मुझे नहीं लगता कि उसका प्रभाव ज्यादातर रूरल एरियाज में दिखेगा। हमारी रूरल इकोनॉमी इज क्वाइट, आई वुड से, द सेम एज which is not that affected by external factors as I see. बट मुझे जो ये सबसे बड़ा लगता है कि गवर्नमेंट को रूरल इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए दो चीजें, जिसमें कि बहुत सारी स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स भी लगे हुए हैं, इसमें दो चीजें गवर्नमेंट को बहुत ही प्रभावशाली करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, ये पूरा जो हमारा सिस्टम है रूरल इकोनॉमी का, वो पूरा का पूरा किसानों का मंडियों पे आके बेचने पे है जी। क्या हम उस पे उसके जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पे हम क्या एक नई चीज लेके आ सकते हैं कॉल्ड मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। मतलब नॉट मिनिमम सपोर्ट बट मैक्सिमम सेलिंग। क्या हम फार्मर्स को जस्ट एक क्वालिटी के बेसिस पे उनको कर सकते हैं कि आप 20% ऑफ द बजट शुड बी एक्चुअली एट्रीब्यूटेड टू एमएसपी रादर देन एमएसपी। सो मैक्सिमम सेलिंग मीन्स क्वालिटी के बेसिस पे फार्मर को ज्यादा प्राइस मिले। I think this will also bring a lot of technology in the mandi system, and also more importantly, a lot of urban, I would say, demand would be created, which would boost the entire rural economy. दूसरा है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी काम कर रहे हैं, और आप जैसे देख रहे हैं कि फेडरेट्स बढ़ के ओवरऑल जो क्रेडिट सिस्टम है उससे स्टार्टअप्स निकल चुके हैं। उनको बहुत मुश्किल हो रही है इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग ग्रोथ कैपिटल। राइट। इस टाइम में अगर गवर्नमेंट एक सब्सिडाइज क्रेडिट पॉलिसी गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के लिए क्रिएट करे, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो एक पिछले 2-3 सालों में उन्होंने बहुत अच्छी एग्रीकल्चर की एक इंजन बना के दे हैव क्रिएटेड सम पेस। Now, suddenly with credit being extremely expensive and investments going out of the market, I think this is the right time for the government to think कि क्या हम सब्सिडाइज क्रेडिट रूरल सेक्टर के लिए स्टार्टअप्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नाबार्ड है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, बहुत सारे मीन्स एंड मोड्स हैं जिसके थ्रू ये हो सकता है। एंड आई थिंक गवर्नमेंट अगर इसको बजट में लेके चले तो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, जो कि अचानक गाड़ी रुक सी गई है लग रहा है अभी, वो एक पूरा का पूरा साइकिल फिर से चल पड़ेगा। जी, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि आप कह रहे हैं कि गाड़ी रुक सी गई है, क्योंकि जब अब तक जिन भी इन्वेस्टर्स से हमने बात की है वो बाकी इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाने के बजाय एग्रीकल्चर एग्टेक कंपनीज पर ज्यादा बुलिश है, डिस्पाइट द फैक्ट आप कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन है मनी का। मैं इनफैक्ट गुरप्रीत आपकी राय अब लेना चाहूंगी, क्योंकि आपकी कंपनी दरअसल गिग इकोनॉमी से जुड़ी हुई है और ये एक बहुत बड़ा तबका बन चुका है भारत में, जहां पर हम सब कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, विकल्प होने चाहिए, दूसरी तरफ कंपनियां छटनी कर रही हैं। तो हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस गिग इकोनॉमी? अब इसका उल्लेख तो पिछले बजट में किया गया था, अब उसके आगे 3 कदम कैसे बढ़ाएं? आप क्या सुनना चाहते हैं वित्त मंत्री से? बिल्कुल, थैंक यू हर्षिता। पहली बात तो इनवाइट करने के लिए, आई थिंक प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस पैनल एंड गुड टू मीट यू राजीव एंड तरन जी। तो हर्षिता आप सही कह रही हैं, गिग इकोनॉमी एक सोल्यूशन बन के आया है व्हेन वी टॉक अबाउट जॉब क्रिएशन। तो यस, जो इन्वायरमेंट है वो कह रही है कि फंडिंग विंटर आ गया है, लेऑफ्स भी हो रहे हैं, बट अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो आई थिंक वो ग्रो करती रहेंगी, वो स्केल करती रहेंगी। एंड जैसे राजीव जी ने कहा कि इंडिया में अभी उसका इफेक्ट नहीं दिखा है, कंपनीज ग्रो कर रही है, बट जो गिग सोल्यूशन है वो ये कहता है कि आपकी फिक्स कॉस्ट को वेरिएबलाइज कैसे करें। आप अपने जो फिक्स पेरोल पे जो आप कॉस्ट लगाते हैं उसको टास्क बेस्ड कैसे करें, उसको आर बेस्ड कैसे करें। आई थिंक वो सोल्यूशन
बहुत इम्पोर्टेंट है जो गिग इकोनॉमी है ना। उसके लिए जो वित्त मंत्री जी कर सकते हैं वो ये है कि पहली बात तो स्किल डेवलपमेंट फॉर गिग इकोनॉमी पे फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो स्किल डेवलपमेंट है वो बाकी एरियाज में हो रहा है, गिग इकोनॉमी में नहीं हो रहा। जी तो अब जैसे एक स्कीम है देश ई स्टैक पोर्टल जो लॉन्च हुआ था, उस पे लॉन्च तो हो गया है जो पिछले बजट में इंट्रोड्यूस हुआ, बट एग्जैक्टली उस पे डिटेल्स का नहीं किसी को पता। तो वो वहां पे प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप्स रहेंगी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे। आई थिंक वहां पे फोकस रहना चाहिए एंड इंसेंटिवाइज करनी चाहिए वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। सेकेंड ये है कि स्किलिंग से ही रिलेटेड जो स्किल गैप असेसमेंट है वो गिग इकोनॉमी में हो ही नहीं रहा है। ओके पीपल डोंट नो कि ऐसा कौन सा स्किल है जो गिग इकोनॉमी में अगर अभी इंट्रोड्यूस किया जाए वो आगे जाके गिग इकोनॉमी को ही बेटर करेगा। और क्योंकि जॉब क्रिएशन वहीं पे होना है आज की डेट में, 10 मिलियन गिग वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन दिस गिग इकोनॉमी एंड दिस नंबर इज गोइंग टू बी 25 मिलियन बाय 2030। तो दिस इज द टाइम टू रियली इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी। एंड इस पे एक लास्ट चीज जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल सिक्योरिटी कोड। जी तो वी ऑल नो कि 2020 में वो इंट्रोड्यूस हुआ एंड उस पे काफी चर्चा भी हुई, बट अब प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो लास्ट माइल इम्प्लीमेंटेशन है उसका क्लैरिटी नहीं है। तो सेंटर और स्टेट ने अपने अपने रूल्स ड्राफ्ट करने शुरू कर दिए हैं, स्टेट के अभी कुछ पेंडिंग भी हैं, जी बट अब 3 साल होने को आए हैं। आई थिंक इट इज टाइम फॉर एक्शन। सो क्या प्रोटेक्शन है गिग वर्कर्स के लिए, कितने मिनिमम वेजेस रहेंगे, क्या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, आई थिंक उस पे कॉन्सेंट्रेट करके बजट में आइदर इंसेंटिवाइजेशन स्कीम्स और मैंडेट्स एंड रिसोर्स एलोकेशन हो जाना चाहिए। ओके तो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपने रेस किए और ये गिग इकोनॉमी इनफैक्ट एक बहुत अहम जंक्चर पर है अगली ग्रोथ को दरअसल और अग्रेसिव पुश देने के लिए। वक्त हो रहा है इस चर्चा में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन फटाफट लौटेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और फोकस है बजट पर। इस बारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कुछ सौगात दे सकती है भारतीय स्टार्टअप्स के लिए, भारतीय इन्वेस्टमेंट के लिए, भारतीय वीसी कम्युनिटी के लिए, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ है ओरायस वेंचर पार्टनर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजीव सूरी, देश के सबसे बड़ी गिग वर्क प्लेटफॉर्म अविग्न के फाउंडर गुरप्रीत सिंह और एग्री टेक कंपनी एग नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज के सीईओ और को फाउंडर तरनजीत सिंह भामरा। फंडिंग इतनी इजीली अब लोगों के हाथ में अवेलेबल नहीं है और इन्वेस्टर्स ने भी थोड़ा सा संकोच किया है, और स्पेशली हमने देखा है बड़े से बड़े फंड्स हो, चाहे वो सिकोया हो, टाइगर एंड ऑल, दे बीन वेरी स्पेसिफिक ऑन हु दे आर बैकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, और उनकी तरफ से बहुत बड़ा योगदान था इस इकोसिस्टम को बड़ा बनाने का। इसीलिए अब अहमियत है आप जैसी कंपनियां, चाहे वो ओरायस हो, चाहे वो ब्लूम हो, चाहे वो दूसरी कंपनियां हो, इन प्लेटफॉर्म्स को और मजबूती देने के लिए। अब जो एआईएफ्स का स्ट्रक्चर इस समय है, क्या वहां पर किसी तरह के बदलाव की जरूरत है? जब आप लोग बाहर से भारत में फंड लाना चाह रहे हैं, किसी तरह के और चेंजेस की जरूरत है दैट मेक्स दैट मनी फ्लो इजियर? अभी जो एआईएफ रेगुलेशन है, राइट, और उसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स है, तो आप ये एआईएफ रेगुलेशन को आप अंडरलाइंग स्ट्रक्चर कोई भी चीज में काबू कर सकते हो। आप इसको ट्रस्ट बना सकते हो, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी पार्टनरशिप बना सकते हो, या तो कंपनी बना सकते हो, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि जो रेगुलेशन की जो इंटेंट है और जो एक्चुअल रेगुलेशन है जो गवर्न करती है ये स्ट्रक्चर्स को, जो एक्चुअली ऑपरेटिंग एंटिटीज होती है, और रेगुलेशन ये इंटेंट करता है कि ये एंटिटीज इन्वेस्टिंग एंटिटीज बने, उसमें एक थोड़ा सा दरार आ जाता है, उसको आपको संभाल के रखना है। तो वो एक बात तो वो हो गई, राइट। दूसरी बात यह है कि फॉरेन मनी कमिंग इनटू इंडिया में थोड़ा बहुत देयर इज सम रेगुलेशन फ्रिक्शन दैट इज आल्सो अवेलेबल, राइट। वन ऑफ द जोक्स इन द वेंचर कैपिटल वर्ल्ड ये है कि यार गेटवे ऑफ इंडिया एक्चुअली भारत बॉम्बे में है, मॉरिशस में नहीं है, राइट। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये साबित करती है हमें कि यार हमें भारत के अंदर ये पैसा रखना चाहिए ताकि वो पैसा एक्चुअली हमारे लिए काम आ सके। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली बहुत सी चीजें उसके अंदर जाने के लिए, मगर बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन जो है कम हो सकता है, घट सकता है, जिसकी वजह से जो पैसा आ सकता है वो आ सकती है। वो एक बात है। दूसरी बात, आई थिंक पहली बात हो
चुकी है, ये ब्लेंडेड फाइनेंस की जो व्यू पॉइंट बन रही है अभी, राइट? बेसिकली नबार्ड ने अभी पिछले साल ये अनाउंस किया था। अभी हमारे पास बड़े बड़े पूल्स ऑफ मनी है, जैसे पीएफआरडीए है, ईपीएफओ है, आईआरडीए है, जो इंश्योरेंस वाले हैं, इनके सभी के पास बड़े बड़े पूल्स ऑफ मनी है। और अगर हम उन पूल्स ऑफ मनी की फ्रिक्शन को थोड़ा कम कर दें इन्वेस्टमेंट में, राइट, तो थोड़ा वो जो लेटेस्ट स्टेज की प्रॉब्लम है, जो समझाया गया था पहले, वो लेटेस्ट स्टेज की प्रॉब्लम में थोड़ा ये सुकून मिल सकता है। वी डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट ओनली ऑन फॉरेन कैपिटल फॉर द लेटेस्ट स्टेज। थोड़ा भारतीय कैपिटल, यार देखो, हमारी $15 ट्रिलियन की वेल्थ इकोसिस्टम है, राइट, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में, उसका हमें कुछ तो इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम उस पैसे को भी यहाँ पे लगा सकें। एक और चीज जो आप लोगों से काफी क्लोजली कनेक्ट करती है वो है ईसॉप पर टैक्सेशन। अब उस पर सालों साल से चर्चा हुई है कि ईसॉप शुड बी टैक्स्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल एंड नॉट एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग। ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिक्वायरमेंट रही है इंडस्ट्री की। आपको लग रहा है गुरप्रीत इस बारी कुछ होगा या करने की जरूरत है? इफ यू कुड गिव अस एन एग्जांपल एज टू ये नहीं होने से क्या दिक्कतें आई हैं। तो देखिए हर्षिता, ये ऑफ कोर्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है हमारी कॉन्वर्सेशन में व्हेन वी अट्रैक्ट टैलेंट। तो देखिए ESOPs इज दैट इंस्ट्रूमेंट वेयर वी इंश्योर वेल्थ क्रिएशन कलेक्टिवली, बिकॉज जैसे जैसे एम्प्लॉइज कंपनीज ज्वाइन करते हैं, दे बिकम लॉयल टू दैट कंपनी वंस दे नो कि उनका उस कंपनी में उतना ही स्टेक है जितना लीडरशिप का है, फाउंडर्स का है। एंड ESOP वो इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एज एंटरप्रेन्योर, एंड आई थिंक इज एवरीथिंग एंटरप्रेन्योर ये बिलीव करते हैं। सो होता ये है कि व्हेन इट कम्स फॉर ESOP बायबैक, जैसे अभी हमने लास्ट ईयर 2022 में अपना पहला ESOP बायबैक किया, वहां पे जब टैक्सेशन में प्रॉब्लम आती है, आपने जैसे बोला एक्सरसाइज होने पे है या सेल होने पे है, या कई बार एक लॉ है कि अगर आप कंपनी से निकल रहे हो तो तब भी एक टैक्स देना पड़ेगा। सो आई थिंक वहां पे जो कंफ्यूजन्स है वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है रादर देन कि इज इट राइट और रॉन्ग। आई थिंक क्लैरिटी ऑन व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एंड वो उसका रीजनिंग बिहाइंड व्हाई दैट इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज समथिंग दैट वी शुड इंश्योर एज एन इकोनॉमी, एज एन इकोसिस्टम। सो वो अवेयरनेस होनी जरूरी है। इसमें राइट और रॉन्ग एक्चुअली कुछ नहीं है, क्योंकि इन सम ways we can say whatever is being done is correct, right? Because आप अगर financial point of view से देखें वो it's not that it is incorrect, but the idea is to make sure that जो हमारा ecosystem है, जो हमारे entrepreneurs हैं, जो हमारे investors हैं, जो हमारे employees हैं, उनको उसके बारे में clarity हो और पहले से पता हो। And most importantly सिंप्लीफाई किया जाए। सिंप्लिसिटी नहीं है, थोड़ा सा पेचीदा है कि टैक्स कब भरना है, ESOP लेना है, उसमें फायदा तो दिखता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन इज इट रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल एट द एंड ऑफ इट जब आपको उसकी जरूरत होगी। राजीव, आपको लग रहा है ESOP मैटर पर कुछ और क्लैरिटी आएगी? एंड मोर देन दैट, ये जो LTCG का मुद्दा है, now because we talk to a lot of market listed companies, अब सबको डर है LTCG बढ़ ना जाए। आप लोग मांग कर रहे हैं, आप पर जो 20% LTCG लगता है उसको 10% करना चाहिए। ये उल्टा हो गया तो पैरिटी मिल जाएगी, लेकिन बाकी लोग फंस जाएंगे। देखिए, ये सरकार तय करती है कि टैक्स कितना टैक्स किया जाए। वो तो ऑब्वियसली एक तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है कि वो डिसीजन कौन लेगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस कितनी तगड़ी है, क्योंकि हम एक ग्लोबल पूल ऑफ कैपिटल को अट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं अभी, राइट? तो उसकी बेसिस पे अगर आप देखें, उसको फोकस मन में रखते हुए अगर आप देखें, तो हम ज्यादा टैक्सेशन रिजीम बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो तो प्रॉब्लम हमारे लिए होगी, क्योंकि उससे कैपिटल फ्लोज बंद हो जाएंगी, क्योंकि कैपिटल फ्लोज बहुत आसानी से चली जाती हैं जहां पे उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता है। कैपिटल गोज वेयर इट्स ट्रीटेड बेस्ट, वो तो आई थिंक ओल्ड एडेज है फाइनेंस वर्ल्ड में, राइट? तो वो प्रॉब्लम है। तो आपको ऐसी चीजें करनी है जिसकी वजह से आपको ये मिल जाए। हमारी बस ये मुद्दा है कि यार हमें अभी कंपनी क्रिएशन पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। कंपनी क्रिएशन अभी वही 6,900 कंपनियों वर्सेस 60,000 वाली कंपनी वाली प्रॉब्लम ये है कि हमें ज्यादा कंपनियां अगर क्रिएट करनी चाहिए तो हम डिस्टॉर्शन ऐसा बना नहीं सकते कि पब्लिक मार्केट में ही सबसे ज्यादा पैसा जाए, राइट? एंड थोड़ा बहुत पैसा शुड बी कमिंग टुवर्ड्स प्राइवेट मार्केट्स आल्सो, बिकॉज नहीं तो आपकी क्रिएशन रुक जाएगी ना। फिर ये जो 6,000 कंपनियां उसी में आप पैसे डालते रहेंगे। इससे बेटर है कि आप कंपनियां बनाते जाओ एंड उसी की वजह से हम ये डिस्पैरिटी और डिस्टॉर्शन को बंद करने की मांग है। ये दैट इज द मोर मेन मुद्दा हियर।
और डिस्टॉर्शन perhaps stems from LTCG to begin with, और उसके बाद वो लंबी कहानी होती है. In fact, सिंपल सी बात है ना, सिर्फ LTCG नहीं है वहां पे हर्षदा जी. एक आप इफ आई एम अ प्राइवेट इन्वेस्टर और मेरे पास प्राइवेट स्टॉक है, हाँ. तो पहली बात तो मेरा LTCG 20% होता है. दैट्स 2x द टैक्स बिल दैट आई वुड हैव had I had a public listed entity. सिर्फ वो बात नहीं है. STCG वर्सेस LTCG में टाइम पीरियड का भी डिफरेंस है. अगर आप पब्लिक लिस्टेड एंटिटी रखेंगे तो STCG 1 साल के लिए होता है, मतलब कि 1 साल के बाद वो LTCG में कन्वर्ट हो जाता है. प्राइवेट एंटिटी में वो चेंजेबल है. रियल एस्टेट में और भी चेंजेबल. एवरी एसेट क्लास हैज गॉट इट्स ओन प्रॉब्लम्स, राइट? उसकी वजह से आपकी टैक्स बिल और आपकी लिक्विडिटी बिल दोनों चेंज होती है. देयर इज अ लिक्विडिटी प्रीमियम, देयर इज अ टैक्स प्रीमियम. उसकी वजह से आपकी डिस्टॉर्ट हो जाती है इन्वेस्टिंग प्रोसेस, राइट? एंड वो इन्वेस्टर हमेशा सोचता है ना, उसको आखिरकार सरकार को देने के बाद जो बचता है उसको उसी से मतलब है, राइट? एंड वो इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्टॉर्शन को घटाना. इनफैक्ट इस समय गुरप्रीत भी मुस्कुरा रहे हैं. गुरप्रीत, यू वांट टू ऐड टू दैट? आई वांट टू, मतलब इस पे मेरे भी व्यूज है. तो अब जैसे राजीव जी ने बोला कि देखिए फंडिंग विंटर भी आ रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया भी बनाना है, तो अब इंडियन इन्वेस्टर्स को अगर ये दिखेगा कि रिस्क भी ज्यादा है स्टार्टअप या प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करने से, टैक्सेशन भी ज्यादा लग रही है, कंफ्यूजन भी ज्यादा है, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना एंटरप्रेन्योर्स के लिए. आई थिंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए दिस इज इम्पोर्टेंट कि हम ये सिंप्लीफाई कर दें, पैरिटी ले आए. ऑफ कोर्स 10 का 20 नहीं, 20 का 10 कर दें, और व्हाटएवर इज द राइट मेट्रिक. एंड एक और चीज है इसमें, आई थिंक वी शुड आल्सो लुक एट डेट कैपिटल. बहुत चीजें वर्किंग कैपिटल अगर सॉल्व हो जाए तो सॉल्व हो जाती है, तो वहां पे अगर गवर्नमेंट कैन सब्सिडाइज द इंटरेस्ट रेट्स फॉर स्टार्टअप्स एंड MSMEs, आई थिंक दैट वुड बी मच मोर हेल्पफुल. जो गवर्नमेंट लेड बैंकिंग फैसिलिटीज है उसका कॉर्पस बढ़ाया जा सकता है, डेडिकेटेड लेंडिंग प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल, आई थॉट इस पे भी आई वुड वांटेड टू ऐड व्यूज. पॉइंट टेकन. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए. ये लंबा चर्चा को हम लंबा खींच सकते थे, लेकिन उतना ही समय है. एंड आई एम होपिंग कि इनमें से कुछ मुद्दों पर कुछ एक्शन आए और अगली बारी वो कंप्लेन ना करे, ना ESOP छुआ, ना LTCG पर कुछ बात हुई. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. बजट का इंतजार रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप तीनों को. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर भी आप सभी से लेगा इजाजत. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी और इनफैक्ट तब हम फोकस करने वाले हैं बजट को डीकोड करने की. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. गुड बाय, गुड लक.